दायित्व के बारे में आए हम लोग, जिसको बैलेंस शीट के हम लोग कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड होता है मतलब बाईं ओर दिखाते हैं। तो लायबिलिटीज को भी हम मतलब अपने सुविधा के अनुसार से दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है अस्थाई दायित्व, और दूसरा होता है करेंट, चालू, इसी को फिर बोल सकते हैं नॉन करेंट। इसी को फिर दूसरा नाम हो सकता है फिक्स्ड को नॉन करेंट, और इसको करेंट तो है ही यहाँ पर। तो चालू दायित्व का जैसे चालू संपत्तियों का था, चालू संपत्ति के बारे में भी आपको बताया, चालू संपत्तियों में था कि भैया, और एक और इसमें आता है कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट कंटिजेंट लायबिलिटी। तो करेंट फिक्स्ड लायबिलिटी ये लंबे समय तक के लिए व्यापार में रहता है, जैसे पूंजी। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन हुआ, उसी तरह से यदि मान लीजिए कंपनी है डिवेंचर इशू किए हुआ है, ये सब फिक्स्ड लायबिलिटी के उदाहरण हुए। उसके बाद करेंट लायबिलिटी में आ जाइए, सबसे पहला क्रेडिटर्स होगा, उधार सामान खरीदे हैं, सप्लायर का अकाउंट। उसके बाद बिल्स पेएबल होगा। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुए। उसी तरह से एडवांस इनकम मान लीजिए पहले ही ले लिए हैं, एडवांस इनकम, ये कुछ उसके उदाहरण हुए करंट लायबिलिटी का। कंटीजेंट लायबिलिटी होता है किसी निश्चित घटना के अभी नहीं है, वर्तमान में नहीं है, लेकिन किसी घटना के घटित होने पर वो कंपनी की ये संस्था की लायबिलिटी बन जाएगी। इसको कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा के रखे हुए हैं एक्सीडेंटल, तो जब तक वो एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक वो लायबिलिटी हमारा थोड़ा होगा, नहीं ना होगा। तो जब जैसे ही एक्सीडेंट हो जाएगा वैसे लायबिलिटी होता है, एक निश्चित घटना के घटित होने पर ही वो लायबिलिटी होता है। अब आइए हम लोग एक बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाया जाए। आइए प्रश्न देखा जाए। कहता है कि बैलेंस शीट बनाइए निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2023 के लिए। पूंजी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, मशीनरी है, फर्नीचर है, लोन है, क्रेडिट दिया हुआ है, लोन माने हम लिए हैं, बिल्स पेएबल है, डेटर्स है, कैश इन हैंड है, आउटस्टैंडिंग वेजेज है, ड्राइंग्स हैं, प्रीपेड रेंट है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है, क्लोजिंग स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, और नेट प्रॉफिट है। तो जहां ही ड्राइंग होगा उसको एक बिंदु आप कर लीजिएगा। इसका सबसे लास्ट में हम लोग ये करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिख दिया जाए, बैलेंस शीट ऑफ, नहीं दिया हुआ है, किसका है, एज ऑन 31 मार्च 2023। दो कॉलम लेजर फॉर्मेट बनाइए, डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, लेजर अकाउंट नहीं है ये। माई और लिख देंगे लाइबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहला है कैपिटल, इसको सबसे नीचे में लिख के रखिएगा। आप क्यों नीचे में लिखे,
और इनसाइड में क्यों लिखे ये बाद में होगा। कैपिटल दिया हुआ है 40,000 रुपये। उसके बाद क्रेडिटर्स है, ये भी लाइबिलिटी है। ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में दिया होता तो ज़्यादा आसान होता, लेकिन देखिए क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। अभी आपको उदाहरण भी हम दिए, 14,000 रुपये लिख दीजिए। उसके बाद मशीनरी है, एसेट है, तो मशीनरी लिख दीजिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में 22,000। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर है 8,500। लोन क्रेडिट लिखा हुआ है, माने क्रेडिट एक्सिस होगा तभी ना लाइबिलिटी होगा। और यदि डेबिट डेबिट लिखा होता मतलब हम लोन दिए हुए हैं, तो ये आता आपको एसेट साइड में, लेकिन यहाँ लोन क्रेडिट है तो लाइबिलिटी साइड में आएगा 18,000 रुपया। बिल्स पेएबल है, ये भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में लिखिए। बिल्स पेएबल आपका दिया हुआ है 4,500। उसके बाद डेटर्स है आपका, कस्टमर अकाउंट को, डेटर्स को कस्टमर अकाउंट कहते हैं। हम उधार भी दिए हुए हैं उसको, तो हम पैसा पाएंगे ना, तो मेरे लिए सेट हुआ ना। डेटर्स 18,000। कैश इन हैंड 2,500। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेज है, ये लाइबिलिटी हुआ। आउटस्टैंडिंग वेजेज 1,200। उसके बाद ड्राइंग्स है, अभी इसको गोल गोल लगा के छोड़ के रखिए। प्रीपेड रेंट है, एसेट है। प्रीपेड रेंट माने इस साल का ही खर्चा है, नहीं था ये लेकिन इसी साल दे दिए, तो एसेट हो जाएगा 700 रुपया। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल 8,700। कैश एट बैंक कैश एट बैंक 4,400। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री बताया अभी आपको, ये भी एसेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक 9,600। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपका 1,500। उसके बाद नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें जोड़ दीजिएगा। अभी बोले पूंजी से बढ़ता है कैपिटल, ऐड नेट प्रॉफिट 2,500। जोड़ के अंदर ही लिखिएगा 42,500। देखिए अभी सब चीज का कर दिया, लेकिन एक बोले थे ड्राइंग को गोल करके रखिएगा, यहाँ घटा लीजिए लेस ड्राइंग्स 4,300। 38,000। दोनों तरफ का टोटल कर लीजिए। यदि सारा पोस्टिंग हम लोग सही सही किए होंगे तो इक्वल आ जाएगा 0,0,0, 5,2,7,2,9, 12, 4, 16, 1, 17, 8, 25 के 5 हाथ में लगा 2, 3, 1, 4 और 3, 7, 75,900। फिर से एक बार चेक कर लिया जाए, 0,0,0, 0,0,0, 7,2,9, 8, 4, 12, 4, 16, 8, 4, 12, 4, 16, 1, 17, 8, 25 के 5 हाथ में लगा 2, 3, 1, 4, 2, 2, 4 और 3, 7, 75,900। इधर भी देखिए उतना आता है कि नहीं। 0,0,0, 0,0,0, 5, 5, 10, 7, 17, 7, 24, 4, 28 और 36,
4 10 7 17 7 24 5 29 6 34 10 7 17 7 24 4 28 34 अब 5 39 के 9 हाथ में लगा 3 5 8 13 21 2 23 और 8 29 4 33 9 42 1 43 अरे 5 5 10 7 17 7 24 4 28 34 5 34 और 5 39 हाथ में लगा 3 5 8 13 8 21 2 23 8 31 35 44 1 45 के 5 हाथ में लग गया 4 2 6 1 7 75,900 75,900 दोनों तरफ का टोटल इक्वल होना चाहिए, इसीलिए इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट माने जिसके दोनों तरफ का टोटल इक्वल हो उसको क्या कहते हैं, बैलेंस शीट, इसीलिए इसको पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो आइए अब हम लोग अगले क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे विथ एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब वैसा एंट्री होता है जिसका ऐसा कोई भी लेन देन जिसे न तो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, न तो जर्नल में लिखा गया, न तो डे बुक में लिखा गया या सब डिवीजन ऑफ जर्नल में लिखा गया या बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री जिसको लेजर में कहीं कोई एंट्री इसका नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। और यदि आप जानते होइएगा तो बोलते हैं बोलेंगे कि भाई एडजस्टमेंट एंट्री का दो जगह लेखा क्यों होता है। तो चूंकि जो हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटेंसी का प्रिंसिपल है वो कहता है ना कि किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए जितने से एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है उतना ही से एक या एक से अधिक अकाउंट को क्रेडिट होता है। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है, तभी तो आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल मिल जाता है और आप मान लेते हैं कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, कोई गलती नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में पढ़ेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।